हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का वैद्युतिक मापक यंत्र का वाला चैप्टर, जिसके 3 वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन में अपलोड किए हुए हैं। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा लगता है आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो जिससे हमारा आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों चलते हैं हमारी जर्नी में हम आगे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं। आज हमारा जो चैप्टर होने वाला है टॉपिक वो है अर्थ टेस्टर। हमने कई प्रकार के मापन यंत्र पढ़ लिए हैं। रेजिस्टेंस वाला ओम मीटर, वाट मीटर, एम्पियर मीटर, मल्टीमीटर, एनालॉग डिजिटल मीटर पढ़े हैं हमने। ठीक है, अब हम आज बात करेंगे अर्थ टेस्टर के बारे में। देखिए, अर्थ मतलब यानी होता है भूमि, पृथ्वी, यानी कि यहाँ पर पृथ्वी का रेजिस्टेंस नापा जाएगा। क्या नापा जाएगा? अर्थ टेस्टर से क्या नापा जाएगा? पृथ्वी का रेजिस्टेंस नापा जाएगा, प्रतिरोध नापा जाएगा। इसका एक नाम और है ग्राउंड टेस्टर। देखिए दोस्तों, दो चीजें होती हैं, एक होता है अर्थ टेस्टर, एक होता है मेगर। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है, इन दोनों जो मीटर्स हैं, टेस्टर हैं, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेगर का कार्य अलग है, अर्थ टेस्टर का कार्य अलग है। ठीक है, वो भी प्रतिरोध नापता है और ये भी प्रतिरोध नापता है, बट ये प्रतिरोध नापता है अर्थ का। किसका? जमीन का या मिट्टी का। जो मिट्टी होती है ना, उस मिट्टी के रेजिस्टेंस को नापता है। ठीक है, अर्थ का जो इलेक्ट्रोड होता है उसके रेजिस्टेंस को ये नापता है। लेकिन मेगर इंसुलेशन जो होता है ना, इंसुलेशन, उस इंसुलेशन के रेजिस्टेंस को नापता है। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मेगर अलग, दोनों की लगभग कार्यप्रणाली एक सी होती है, दोनों की कार्यप्रणाली एक सी होती है, लेकिन आपको मेगर में और अर्थ टेस्टर में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, दोनों अलग चीज है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अर्थ टेस्टर, जिसको हम ग्राउंड टेस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राउंड टेस्टर। इसमें देखिए 4 मुख्य भाग होते हैं। क्या होते हैं? 4 मुख्य भाग होते हैं इस टेस्टर में। पहला होता है हमारा ये जनरेटर लगा होता है ऊपर। इसमें क्या होता है, आपने कभी देखा हो तो अर्थ टेस्टर, देखिए ये चित्र आप देख लीजिए कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इस चित्र में आपको ऊपर की तरफ एक हैंडल दिख रहा है, ऊपर की तरफ हैंडल दिख रहा है। इस हैंडल को पकड़ करके ऐसे घुमाया जाता है। मतलब ये क्या होता है, ये एक जनरेटर होता है। ठीक है, कौन सा जनरेटर? डीसी जनरेटर होता है। ऊपर की ओर जो हैंडल आपको ये इसमें दिख रहा है। ठीक है, दूसरे हमारा इसमें चीज होती है, क्वाइलें होती है। ठीक है, कौन सी क्वाइलें? वही प्रेशर क्वाइल और करंट क्वाइलें। ठीक है, ये 2 क्वाइलें होती हैं, प्रेशर क्वाइल और करंट क्वाइल। ठीक है, इसमें 2 ये चीजें होती हैं यहाँ पर। देखिए, इसमें हमें एसी और डीसी दोनों प्रकार की विद्युत धारा यहाँ पर आवश्यकता होती है। इस टेस्टर में हमें एसी की भी आवश्यकता होती है, डीसी की आवश्यकता होती है। जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जहां पर हमें, जो हम जमीन में गाड़ते हैं इनको, उसमें हमें एसी की आवश्यकता पड़ती है। और जो पैमाना होता है, जो मीटर होता है इसके अंदर, उस मीटर को डीसी की आवश्यकता होती है। इसीलिए यहाँ पर डीसी टू एसी कन्वर्टर लगाया जाता है, पहला। दूसरा फिर एसी टू डीसी कन्वर्टर लगाया जाता है, जो इस मीटर को भेजता है डीसी। एसी किसको भेजता है? इस इलेक्ट्रोड को। ठीक है, ध्यान समझना आप स्टेप बाय स्टेप। अगली चीज बता रहा हूं आपको, यहां पर हमें इस पैमाने को डीसी की आवश्यकता हो गई, तो यहां पर हमने कन्वर्टर लगा दिया। यहां पर हमें 2, ये जो दिख रहा है ना पी और सी, ये एक मेटेलिक, ठीक है, कौन सा? धातु की 2 यहाँ पर छड़ें हमें जमीन में गाड़ना होती है। ठीक है, जो हमारा रेजिस्टेंस पहले से लगा है इलेक्ट्रोड, ये लगा है। मान के चलिए मैंने अपने घर की या अपनी बिल्डिंग की अर्थिंग की व्यवस्था की हुई है और मैंने यहाँ पर अर्थिंग लगाया है। तो इस अर्थिंग से लगभग 25 मीटर दूर, 25 मीटर दूर में एक छड़ गाड़ूंगा इस अर्थिंग से, और इस अर्थिंग से 12.5 मीटर दूर में एक प्रेशर, एक पी छड़ गाड़ूंगा, जो प्रेशर कॉइल से संबंधित होगी। और जो देखिए यहां पर ये क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आता है कि बताइए कि जो अर्थ इलेक्ट्रोड होता है उससे करंट कॉइल की छड़ को कितनी दूरी पर गाड़ा जाता है। तो करंट कॉइल से जो संबंधित होते टर्मिनल से, उसको 25 मीटर पर, और जो प्रेशर कॉइल से संबंधित होती है जो हमारी ये छड़, इसको 12.5 मीटर पर यहाँ पर जमीन के अंदर गाड़ा जाता है और टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। चलिए
ये चीज आपको समझ में आ गई। जनरेटर, ये आपको मीटर दिख रहा है अंदर, ये कन्वर्टर आपको समझ में आया, प्रेशर कॉइल, टर्मिनल, और यहाँ पर ये छड़े, ये इतने इसमें इक्विपमेंट्स लगे होते हैं अंदर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी हम कार्य प्रणाली के बारे में। देखिए यहाँ पर ये जनरेटर, यहाँ पर क्या करूंगा मैं, देखिए सबसे पहले मैं ये जो मेरे इलेक्ट्रोड होंगे दो जो मैंने गाड़े हुए हैं, इसमें ये जो मेरा मेन इलेक्ट्रोड है ना, इस अर्थ इलेक्ट्रोड को मैं यहाँ पर जो मेरी करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल के जो टर्मिनल निकले हैं ना यहाँ से, इन दोनों को सबसे पहले मैं शॉर्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इन दोनों को शॉर्ट करके उस अर्थ इलेक्ट्रोड को इसमें जोड़ दूंगा। ठीक है, जोड़ दिया। अब यहाँ पर दो छड़े जो मैंने अलग से गाड़ी हुई थी, इसमें जो देखो 4 टर्मिनल होते हैं, इसमें C1 P1 और C2 P2। ठीक है, 4 टर्मिनल होते हैं। तो 2 टर्मिनल को तो मैंने शॉर्ट सर्किट किया और मेन अर्थ में लगा दिया। जो मैंने 2 छड़े गाड़ी थी, इन दोनों छड़ों के एक एक टर्मिनल को मैंने एक प्रेशर कॉइल के टर्मिनल से और एक करंट कॉइल के टर्मिनल से जोड़ दिया। इनको जोड़ने के बाद में और ये प्रक्रिया संपूर्ण करने के बाद में इस हैंडल को पकड़ करके मैं जोर से घुमाऊंगा। लगभग 130 से 160 आरपीएम पे मैं घुमाऊंगा इसको। ठीक है, लगभग 130 से 160 आरपीएम पे मैं इसको घुमाऊंगा। ये आरपीएम भी हम पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, डीसी जनरेटर को मैं जैसे ही घुमाऊंगा तो ये कौन सी धारा उत्पन्न करेगी? डीसी। कौन सी करेगी? डीसी धारा। जिसको मैं क्या करूंगा, देखिए जिसको मैं यहां पर ये जो डीसी धारा है, इस डीसी को मैं इस डीसी टू एसी कन्वर्टर के माध्यम से एसी में बदल दूंगा। क्या बदल दूंगा? एसी में बदलूंगा। और यहां से देखिए, क्योंकि मैंने जो इलेक्ट्रोड गाड़े हैं, इसमें जो मैंने जमीन में गड़ाए हुए हैं, उसमें मुझे डीसी की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं उसमें डीसी दे दूंगा तो क्या होगा, ये भी आप समझ लीजिए। अगर मान के चलिए मैंने डायरेक्ट इनमें डीसी दे दी तो क्या होगा? इनमें इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया होगी, विद्युत अपघट्य की प्रक्रिया होगी, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघटन। ठीक है, विद्युत अपघटन की क्रिया होगी। इलेक्ट्रोलाइसिस, जो मैंने बैटरी और सेल का चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था विद्युत अपघटन क्या होता है। अगर मैंने डीसी यहां पर दे दी, क्योंकि विद्युत अपघटन सिर्फ डीसी की उपस्थिति में ही होता है, तो अगर यहां पर मैंने डीसी दे दी तो इसके अंदर क्या होगा? विद्युत अपघटन की क्रिया होगी, जिससे कि यहाँ पर रिवर्स करंट भी आ सकता है। क्या आ सकता है? यहाँ पे ये अपना स्वयं का रिवर्स करंट, और इसको पाठ्यांक जो मैं लूंगा यहाँ पर जो पैमाना होगा वो भी डिफ्लेक्ट होगा, वो सही पाठ्यांक मुझे नहीं देगा, क्योंकि रेजिस्टेंस उसमें बहुत अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इसीलिए मुझे यहाँ पर इसको मैंने एसी में कन्वर्ट करके इसके द्वारा यहाँ पर टर्मिनल्स में इनको, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को मैं दे दूंगा। ठीक है, दे दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर लगी होती है प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल। ठीक है, देखिए इन दोनों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? V इक्वल टू आई आर होता है ना। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस चाहिए तो V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। ठीक है, यानी कि वोल्टेज और धारा का अनुपात होगा क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट कॉइल लगाते हैं कायम में, हमने पता है सीरीज में लगाते हैं हमेशा। ठीक है, तो वो किसके समानुपात में होगी? सीधी धारा के। प्रेशर कॉइल विभवांतर वोल्ट मीटर का कार्य करेगी, तो यहाँ पर वोल्टेज, तो यहाँ पर मुझे धारा और वोल्टेज इन दोनों के अनुपात में मुझे यहाँ पर ये जब कॉइलें घूमेंगी, इनके अंदर वही प्रक्रियाएं होती हैं जो बाकी मूविंग कॉइल यंत्र में होती है। ठीक है, डिफ्लेक्ट करेगी सुई, उसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, फिर वो टार्क उत्पन्न होगा, उस टार्क के माध्यम से फिर ये डिफ्लेक्ट करेगी सुई। ठीक है, करेगी। और यहाँ पर मुझे ओम में बिल्कुल जो भी इतना ओम होगा, 1 होगा कि 0.1 होगा कि 0.3 होगा कि 5 होगा, इस प्रकार से मुझे यहाँ पर पाठ्यांक इसमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी जैसे ही इसको यहाँ से डीसी प्राप्त होगी, क्योंकि मूविंग कॉइल यंत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है सिर्फ डीसी पर, इसीलिए मुझे यहाँ पर डीसी की आवश्यकता होगी, इसीलिए मैं यहाँ से डीसी लेकर इस मीटर को यहाँ पर दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एसी भी मिल गई इलेक्ट्रोड्स के लिए और डीसी भी मिल गई पैमाने के लिए, मीटर्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस कैसे नापेगा? वोल्टेज और धारा के अनुपात को यहाँ पर ये करके सीधे हमें ओम में ये पाठ्यांक दे देगा। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया मूविंग कॉइल की पूरी प्रक्रिया होगी। आपको ये चीज याद रखना है कि यहाँ पर ये जो अर्थ टेस्टर है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोड के साथ हमने संयोजित कर दिया। ठीक है, पैरेलल में इस प्रकार से यहाँ पर हमें अर्थ रेजिस्टेंस 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए।
यहाँ पर इसका पाठ्यांक लगभग 1 के समथिंग ही आना चाहिए, 1 से अधिक ना हो। ठीक है, अगर मैंने अपनी बिल्डिंग में या घर में अर्थ की व्यवस्था की हुई है तो उस अर्थ या उस जो भूमि है, उस भूमि का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। ये भी बात आप नोट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए करंट कॉइल सीरीज में होती है, प्रेशर कॉइल हमेशा पैरेलल में लगी होती है, डीसी टू एसी कन्वर्टर होता है, फिर एसी टू डीसी कन्वर्टर, रोटरी कन्वर्टर इसको बोलते हैं, वो होता है। ठीक है, यहाँ पर ये हैंडल होता है, इसमें ये एक प्रकार का क्लच लगा होता है, यहाँ पर ऊपर ये दिख रहा है। इसके माध्यम से मैं इसकी देखिए स्पीड को और वोल्टेज को भी स्थिर कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्थिर वोल्टेज चाहिए, अगर वोल्टेज अगर आगे पीछे होगा तो फिर मेरी ये सुई भी डिफ्लेक्ट यहाँ पर करेगी, तो इससे हम स्थिर वोल्टेज भी स्थिर कर देते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अर्थ टेस्टर में स्थिर वोल्टेज के लिए क्या होता है, तो यहाँ पर जो जनरेटर लगा होता है इसी पर एक क्लच लगा होता है, जिससे हम वोल्टेज को स्थिर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है अर्थ टेस्टर। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए क्यों उपयोग किया जाता है, किस प्रकार से कार्य करता है और कितना पैमाना यहाँ पर हमें ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर टर्मिनल को ये शॉर्ट भी कर दिया जाता है, यहाँ से टर्मिनल निकलते हैं। हमारी करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल के एक टर्मिनल यहाँ होते हैं, एक टर्मिनल यहाँ पर होते हैं। ठीक है, इन दोनों को शॉर्ट कर दिया जाता है मेन इलेक्ट्रोड से, और जो हमारा 2 छड़ें होती हैं उनमें जो 2 हमारे इलेक्ट्रोड बचते हैं उनमें से एक करके इसमें लगा दिया जाता है। तो ये देखिए, और ये भी याद रखना है आपको, यहाँ पर जो हमारी प्रेशर कॉइल और जो करंट कॉइल है ना, ये एक दूसरे से कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर होती है। कितनी डिग्री पर होती है? 90 डिग्री पर इसको रखा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम इसमें आगे। अब बात करेंगे हम मेगर की। देखिए मेगर, मैंने आपको बताया था मेगर और अर्थ टेस्ट जो हमारा टेस्टर होता है वो अलग होता है। देखिए यहाँ पर मेगर का चित्र आपको दिख रहा है। ठीक है, मेगर, इसको इंसुलेशन टेस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसुलेशन टेस्टर। यानी कि ये हमारे घरों में जो वायरिंग्स होती हैं, ठीक है, हमारे घरों में जो वायरिंग की जाती है उनके तारों का इंसुलेशन चेक करना होता है। उनके ऊपर जो इंसुलेशन लगा होता है वो कितना सही है, कहीं वहां खराब तो नहीं हो गया है, कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं कर रहा है। तो इसीलिए क्या होता है, इस प्रकार के हमें मीटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए इसके कार्यप्रणाली इसमें आप समझ लीजिए, इसमें भी वही लगभग ये अर्थ टेस्टर के समान ही होता है। इसमें ये एक डीसी जनरेटर होता है। ठीक है, डीसी जनरेटर होता है, और यहाँ पर ये प्रेशर कॉइल, करंट कॉइल होती है। उसी प्रकार से यहाँ दोनों ही क्या होती है, रेजिस्टेंस के माध्यम से जुड़ी हुई होती है। ये हमारा संकेतक होता है। ठीक है, क्या होता है? संकेतक या पैमाना होता है। यहाँ पर ये 0 और इन्फिनिटी 2 प्रकार से होते हैं। ठीक है, और ये स्थिर चुंबक होते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर भी मुझे यहाँ देखिए डायरेक्ट यहाँ पर डीसी की आवश्यकता होती है, वही रोटरी कन्वर्टर, वही रेक्टिफायर, ये सब चीजें होती हैं। यहाँ पर जैसे ही देखिए मैं इस जनरेटर को घुमाता हूँ हाथों से, ठीक है, आजकल तो क्या हो गया है, ये चीजें तो हमें सिर्फ थ्योरेटिकली ही देखने को मिलती है, जनरली हमें अभी चीज देखने को इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि इनकी जगह क्या होता है, बहुत ज्यादा डिजिटल मीटरों ने ले ली है। ठीक है, तो इस जनरेटर को भी मैं लगभग 140 से 160 आरपीएम पे जब मैं घुमाता हूँ तो ये एक बहुत तेज डीसी उत्पन्न करती है। ठीक है, लगभग ये मान के चलिए आपकी 500 वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक की डीसी में इसमें उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, बहुत उच्च वोल्टेज डीसी पर ये कार्य करता है। तो डीसी उत्पन्न करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जो ये कॉइल हमारी लगी है, ठीक है, ये कॉइल लगी है, इसमें वही सब मूविंग कॉइल वाली क्वालिटी होती है जो हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, करंट कॉइल को सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, जो धारा के सीधे समानुपात में होती है। पोटेंशियल कॉइल जो होती है उसको हम पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है, जो हमारे वोल्टमीटर की भांति कार्य करती है या यहाँ पर वोल्टेज के सीधे समानुपाती होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो दोनों लीड है, देखिए ये अर्थ लीड कहलाती है, ये हमारी लाइन की लीड कहलाती है। जब इन दोनों के बीच में जब कोई संपर्क नहीं होता है, ठीक है, जब कोई संपर्क नहीं होता है तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस वाली जो ये जो सुई है, ये जो सुई है, ये हमारे देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, मतलब ये सीधे क्या है, इसमें धारा, ये पोटेंशियल जो हमारी कॉइल है ये हमेशा क्या होती है, पोटेंशियल कॉइल जो होती है वो हमेशा सर्किट से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, तो जब ये पोटेंशियल कॉइल एक्टिव रहती है तो हमारा यहाँ पे प्रतिरोध अनंत की ओर दर्शाता है। कहाँ दर्शाता है? अनंत की ओर। और जब यहाँ पर करंट कॉइल एक्टिव रहेगी, ये वाली, इन दोनों को जब मैं यहाँ पर जोड़ दूंगा तो रेजिस्टेंस यहाँ पर मेरा शून्य की ओर
विक्षेप करेगा। ठीक है, इसका जो विक्षेपण होता है वो इन कॉइलों से ऊपर के विक्षेपण पर ही डिपेंड करता है, इनमें कितना टॉर्क पैदा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेगर जो होता है ये यहाँ पर 2 लीड्स होती है। जब ये दोनों लीड खुली होती है तो हमारा रेजिस्टेंस कैसा होता है, वहां पर हमारा रेजिस्टेंस वहां पर अनंत पर होता है। ठीक है, और जैसे ही इन लीड को मैं दोनों को मिला देता हूं तो ये 0 की तरफ विक्षेप कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से मेगर जो हमारे मेगर होता है वो हमारा 0 और इन्फिनिटी दोनों की दोनों ही दिशा में ये विक्षेप दर्शाता है। ठीक है, इन्फिनिटी और 0। तो ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये हमारा 500 वोल्ट, ठीक है, जनरेटर 500 वोल्ट से 1000 ओम तक यहाँ पर हम डीसी उत्पन्न कर सकते हैं इस जनरेटर के माध्यम से। और ये संकेतक जो होता है, ठीक है, ये पैमाना इसका जो होता है ये अनुपातिक ही होता है। कैसा होता है, अनुपातिक होता है, जिसके माध्यम से हम इसका सटीक पाठ्यांक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं किसी अर्थ का रेजिस्टेंस अगर चेक कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पर एसी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, मैंने बताया था एसी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि डीसी अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसमें अगर डीसी देता हूं इस इलेक्ट्रोड में तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया हो सकती है, जिससे कि मुझे यहाँ पर सही पाठ्यांक नहीं मिलेगा इस मीटर के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये जो मेगर होता है, ठीक है, 500 वोल्ट से 1000 वोल्ट तक के डीसी उत्पन्न कर सकता है। इसको 140 से 160 आरपीएम पर हमें यहाँ पर हैंड जो हमारे जो ये जनरेटर होता है इसमें हाथ के माध्यम से आपको घुमाना पड़ता है। इस चित्र में भी देख लीजिए आप किस प्रकार से ये मेगर होता है, इस प्रकार का मेगर होता है, इसको हाथ से घुमाया जाता है। ये इंसुलेशन जो हमारे तारों का इंसुलेशन है उसको ज्ञात करने के लिए किया था कि इंसुलेशन सही है कि खराब है। देखिए इस प्रकार के मीटर का उपयोग हम कई प्रकार के सर्किट की जो हमारी जो दोष होते हैं उनको मापने के लिए कर सकते हैं। आप इससे शॉर्ट सर्किट दोष भी कर सकते हैं ज्ञात, शॉर्ट सर्किट है कि नहीं हमारा परिपथ। दूसरा आप ज्ञात कर सकते हैं इसके द्वारा कंटिन्यूटी टेस्ट, क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप ओपन सर्किट भी कर सकते हैं दोस्तों, ओपन सर्किट अपर सर्किट बंद है कि खुला है। ठीक है, और इससे आप इंसुलेशन भी चेक कर सकते हैं, जैसा कि उसका काम ही यही है। ठीक है, इंसुलेशन भी टेस्ट कर सकते हैं। जितने प्रकार के दोष होते हैं लगभग सभी प्रकार के दोष इसके इस मेगर के माध्यम से यहाँ पर आप कर सकते हैं कि भाई इंसुलेशन कितना है, ओपन सर्किट तो नहीं है, शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर करंट की कंटिन्यूटी है कि नहीं है, वो तार कहीं ब्रेक तो नहीं हो गया है। ठीक है, कंटिन्यूटी आ रही कि नहीं। तो इस प्रकार से मेगर का उपयोग हम मल्टीपर्पज के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेगर। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे मीटर के बारे में। तो अब बात करते हैं हम अपने अगले मीटर के बारे में, जिसका नाम है टेकोमीटर। ठीक है, क्या नाम है, टेकोमीटर। ठीक है, देखिए दोस्तों हमने सब प्रकार के मीटर पढ़े। ठीक है, ये जो मीटर होता है ये उन सब मीटरों से थोड़ा सा अलग होता है। टेको का मतलब होता है गति। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर टेको शब्द का अर्थ होता है गति। ठीक है, यानी कि स्पीड, यानी कि ये जो होता है ये स्पीड को नापता है। ये मीटर किस लिए कार्य करता है, मीटर जो हमारा गति होती है, ये मीटर ये गति को नापता है। ठीक है, जैसे मान चलिए पंखा चल रहा है, ये पंखा कितनी स्पीड पे घूम रहा है, इसकी स्पीड को हम दर्शाते हैं आरपीएम में। ठीक है, किसमें, आरपीएम में। आरपीएम क्या है, एग्जाम में कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है और बहुत से बच्चे क्या है गलत करके आते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेन चीज होता है आर का, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, पीएम सबको पता है, आर का मतलब बता देता हूं आपको, रिवोल्यूशन, पी का पर, एम का मिनट, यानी कि रिवोल्यूशन पर मिनट इसका क्या होता है, आरपीएम का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। कोई कोई बच्चे राउंड पर मिनट भी लगा देते हैं। ठीक है, तो वो गलत है, रिवोल्यूशन पर मिनट इसका फुल फॉर्म होता है। तो जो कोई मशीन है, कोई जनरेटर, कोई अल्टरनेटर, कोई भी घूर्णन करने वाली मशीन जब घूमती है तो उसको नापने के लिए जिस मीटर का उपयोग किया था, उसकी गति को मापने के लिए उसका मतलब उसका मीटर नाम होता है टेकोमीटर, उसको बोलते हैं हम टेकोमीटर। टेकोमीटर देखिए यहाँ पर दो प्रकार के टेकोमीटर होते हैं। पहला होता है यांत्रिक, मैकेनिकल, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल यानी कि वैद्युतिक। ठीक है, मैकेनिकल का मतलब होता है इसमें किसी प्रकार की कोई विद्युत ऊर्जा खपत नहीं होती है। इसको सीधे ही जो नापे जाने वाले जो मीटर जो भी मशीन होती है उसकी शाफ्ट के ऊपर इसको लगा दिया जाता है। ठीक है, वैद्युतिक टेकोमीटर में क्या होता है, दो प्रकार के मीटर होते हैं, एक होता है एसी पर कार्य करने वाला,
एक होता है डीसी पर कार्य करने वाला। ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खर्च करना पड़ता है। ठीक है, सर्किट के साथ इसको जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर यांत्रिक टेकोमीटर के बारे में। देखिए, आपने देखा होगा यहाँ पर अधिकतर आजकल क्या टेक्निक आ गई है कि जो स्पीड को नाप करके चालान गाड़ियों के बन जाते हैं। आप गाड़ी चलाते हैं, अगर ओवर स्पीड करते हैं, कुछ करते हैं, तो आप उसको, वो जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं पुलिस वालों की, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें इसी प्रकार का एक सेंसर मीटर कौन सा लगा होता है, वो वैद्युतिक, उसको डिजिटल बोलते हैं। कौन सा वो मीटर बोलते हैं, वो डिजिटल मीटर होता है। उससे क्या है, सेंसर निकलता है, एक लाइट निकलती है जो कि आपकी जो स्पीड है उस स्पीड को नाप देती है। कोई भी पहिया, जैसे क्या होता है वो चीज आप देखिए, वो क्या होता है, वो एक अलग प्रकार का यंत्र होता है उनके पास। जैसे कि कोई गाड़ी चल रही है, अगर मैं उस गाड़ी के पहिए पर उस लेजर बीम को डाल दूंगा तो वो लेजर बीम उस पहिए को घूमने की स्पीड को बता देगी कि वो पहिया या गाड़ी की स्पीड क्या चल रही है। ठीक है, तो वही प्रकार, उसी का ही एक नया रूप वो पुलिस वाले लोग जो उपयोग करते हैं, उसी का ही नया रूप है। वो गाड़ी को किसी भी दिशा से अगर देखेंगे तो वो वहां पर उसकी स्पीड को नाप सकते हैं। ठीक है, वो यंत्र थोड़ा सा अलग प्रकार का होता है, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टेकोमीटर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर यांत्रिक मीटर के बारे में। ठीक है, कि यांत्रिक मीटर किस प्रकार का कार्य करता है, ये क्या होता है, किस तरह की मैकेनिकल पावर उसमें उपयोग की जाती है। चलिए तो बात करते हैं हम यांत्रिक मीटर के बारे में, ठीक, टेकोमीटर की। ठीक है, यांत्रिक मैकेनिकल रूप से, इसमें किसी प्रकार का कोई विद्युत यहाँ पर उपयोग नहीं किया जाता। ये चित्र जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है एक मैकेनिकल टेकोमीटर का। ठीक है, यांत्रिक टेकोमीटर, यानी कि ये जो होता है ये पूरी तरह से अपने आप में स्वतंत्र होता है कार्य करने के लिए, किसी बाहरी किसी चीज पर ये डिपेंड नहीं करता है, खासकर विद्युत पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पहले तो ये चीज समझ लीजिए आप कि इसमें क्या क्या भाग होते हैं। जैसे ही मैं आपको भाग बताऊंगा इसके जो पार्ट्स, तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि किस तरह से कार्य करता होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये एक ये स्पिंडल है यहाँ पर, ये यानी एक सॉफ्ट टाइप में एक स्पिंडल होता है इसमें अंदर की ओर। ये जो दिख रहा है ये है स्प्रिंग। ठीक है, ये स्प्रिंग है। और ये दिख रही है आपको शाफ्ट। क्या है ये, शाफ्ट। ये वो शाफ्ट होती है जो किसी यंत्र की, जैसे मान लीजिए मुझे जनरेटर की स्पीड को नापना है, तो उस शाफ्ट को एक लचीली केबलों के माध्यम से जनरेटर की शाफ्ट पर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, केबलों के माध्यम से। अब देखिए, ये दिया गया यहाँ पर वजन। इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये वजन रखा होता है। ठीक है, ये स्प्रिंग हो गया आपका, और ये जो है ये इतना इतना पार्ट मूवेबल पार्ट कहलाता है। ये इतना पार्ट क्या होता है, मूवेबल होता है। ये यहाँ पर मूवेबल पार्ट होता है। जैसे ही मैं किसी शाफ्ट के ऊपर इसको लगाता हूँ, यांत्रिक रूप से, मैकेनिकल या भौतिक रूप से, यानी कि इस शाफ्ट के ऊपर जैसे ही मैं इसको फिट करता हूँ, तो क्या होता है, ये जितना जितना घूमता है, ये जो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है मूवमेंटिंग पॉइंट, ये ऊपर की ओर जाता है। कहाँ जाता है, ऊपर की ओर जाता है। स्प्रिंग, ये स्प्रिंग लगी है, मतलब ये ऊपर की ओर जाएगा और ये स्प्रिंग इसको नीचे की ओर धकेलने का प्रयास करता है, यानी कि इनका और इन दोनों का बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। तो जितनी तेज ये घूमता है उतनी तेज ये ऊपर की ओर, यहाँ पर मूवमेंट पार्ट हमारा ये वाला जाता है ऊपर की ओर। और ये जो आपको बल दिख रहा है, ये जो मीटर होता है यांत्रिक टेकोमीटर, ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा बल होता है, अपकेंद्रीय। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाता है ये चौड़ा होता जाता है। क्या होता है, ये जो बल है ये दूर जाता जाता है। ठीक है, और जैसे ही ये शाफ्ट धीरे धीरे कम स्पीड कम होती है तो वापस अपनी पुनः अवस्था में ये धीरे धीरे आ जाता है। ठीक है, तो जैसे ही ये ऊपर की ओर जाता है, यहाँ पर ये लगा होता है मीटर या संकेतक। इसको क्या बोलेंगे हम, संकेतक। जो मीटर लगा होता है ना, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इस प्रकार से। तो ये स्पीड को नापता है। किसको नापता है, ये स्पीडोमीटर होता है, अपन बोलते हैं ना स्पीडोमीटर। तो ये उस प्रकार स्पीडोमीटर को नापता है। जो हमारे जो सुई लगी, जो अपने गाड़ियों में जो लगी रहती है ना स्पीड को नापने के लिए, वो स्पीडोमीटर, इसको ये वही होता है। ठीक है, यांत्रिक रूप से। अब तो डिजिटल हो गया है, तो हम यांत्रिक की बात कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे ऊपर जाता है और यहाँ पर ये जो मूवमेंटिंग पॉइंट है, इसके माध्यम से ये भी क्या करता है, मूवमेंट करता है। क्या करता है, मूवमेंट करता है। जैसे जैसे ऊपर जाता है ये अपने इस दिशा में आता है। जैसे ये नीचे आता है तो वापस अपनी पुनः स्थिति में ये सुई आ जाती है। ठीक है, तो ये होता है यांत्रिक टेको। इसकी बहुत ही सरल कार्यविधि है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, इसमें मेन कार्य स्प्रिंग, अपकेंद्रीय बल और ये सुई करती है। ठीक है, तो ये हमारा यांत्रिक टेकोमीटर। अब बात करते हैं हम कौन से मीटर का, हमारा विद्युतिक मीटर, जो एसी और डीसी दो प्रकार का होता है।
तो पहले हम बात करेंगे एसी टेकोमीटर की, फिर करेंगे डीसी। तो आइए चलते हैं हम एसी टेकोमीटर पे। डीसी टेकोमीटर, यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है, देखिए बीच का हिस्सा पूरा यहाँ पर गायब हो गया। जो एसी में था ना, रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, सब खत्म, क्योंकि डायरेक्ट डीसी उत्पन्न करता है। तो देखिए यहाँ पर उस रोटर की जगह पर यहाँ पर अब क्या हो गया, आर्मेचर। ठीक है, यहाँ पर ये स्थायी चुंबक के बीच में ये आर्मेचर घूमता है। ठीक है, और यहाँ पर वो शाफ्ट जहाँ जिसकी स्पीड हमें नापनी होती है उसको यहाँ शाफ्ट के साथ जोड़ दिया जाता है। आर्मेचर में उत्पन्न जो हमारा डायरेक्ट जो डीसी वोल्टेज है, वो वोल्टेज इस कम्यूटेटर से होते हुए यहाँ इस ब्रश के माध्यम से सीधे ही वोल्ट मीटर के ऊपर जाता है, जो आरपीएम या बड़े वाहन की याद करें तो किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो हमें स्पीड वहां पर बता देता है। इसमें पैमाना अंकित होता है, आरपीएम में होगा या फिर किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होता है। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस होना है। जैसे ही इस आर्मेचर को मैं घुमाऊंगा तो इसमें क्या है, जो करंट पैदा होगा, ठीक है, डीसी करंट पैदा होगा, उसकी जो गति होगी, देखिए जो उत्पन्न जो ईएमएफ होता है ना, जो ईएमएफ होता है वो किस पर निर्भर करता है, इस रोटर के घूमने की स्पीड पर। ठीक है, घूमने की स्पीड पर डिपेंड करेगा हमारा ईएमएफ। ईएमएफ जितना स्पीड जितना अधिक होगी, ईएमएफ उतना ही अधिक हमारा यहाँ पर उत्पन्न होगा। ठीक है, वो जो ईएमएफ होता है वो उसके द्वारा जो यहाँ पर मूविंग कॉइल यंत्र होता है ये, तो यहाँ पर मूविंग कॉइल यंत्र हमने पढ़े हैं, उसकी कार्यप्रणाली सेम इसी के समान ही होती है। ठीक है, वही इसमें सब कुछ होता है। ठीक है, एक मूविंग कॉइल, प्रेशर कॉइल, ये चीजें होती हैं। इसमें जो मूविंग कॉइल करती है वो वहां पर फिर डिफ्लेक्शन, उतने जितने मात्रा में वहां पर डीसी उसको मिलती है उतना वो डिफ्लेक्ट वहां पर करती है। ठीक है, कुल मिला के यंत्र वही होते हैं हमें हमारे मूविंग आयरन, मूविंग कॉइल प्रकार के। ठीक है, और डीसी वाला मूविंग कॉइल यंत्र इसलिए उपयोग किया था क्योंकि वो बहुत सरल होता है। ठीक है, इसीलिए देखिए डीसी टेकोमीटर में कुल मिलाकर यहाँ पर आर्मेचर घूमता है। ठीक है, ये चुंबक स्थायी चुंबक के बीच में, यहाँ पर कार्बन ब्रश के माध्यम से हम ईएमएफ इस वोल्टमीटर तक भेजते हैं, या इस जो हमारा टेकोमीटर, इसी को टेकोमीटर बोलेंगे हम, क्योंकि यही वो मीटर है जहां पर पैमाना अंकित होता है और इस पर ही हम उसकी स्पीड को नापते हैं। पोटेंशियोमीटर यहाँ पर उपयोग किया जाता है इसके मान को स्थिर करने के लिए, धारा के मान को स्थिर करने के लिए। पोटेंशियोमीटर का देखिए क्वेश्चन जो होता है कई बार आ चुका है कि किसी भी यंत्र में पोटेंशियोमीटर का कार्य क्या होता है। तो पोटेंशियोमीटर का कार्य होता है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कि यहाँ पे धारा के मान को स्थिर रखना। ठीक है, करंट के मान को स्थिर रखने के लिए पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा टेकोमीटर, जिसमें एसी और डीसी दोनों प्रकार के हमने टेकोमीटर पढ़े, विद्युतीय प्रकार के, यांत्रिक प्रकार का भी हमने टेकोमीटर पढ़ लिया है, जिसका मैंने आपको पूरा सचित्र वर्णन यहाँ पर बता दिया था। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं आपको दो बार बताता हूँ, अब कई बार बताता रहता हूँ, तो उनको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती है, सब कुछ चीजें किताबों में नहीं लिखी होती। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं अगले हमारा जो संयंत्र है या फिर यंत्र इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में, जिसका नाम है थर्मोकपल यंत्र। ठीक है, इसका नाम क्या है, थर्मोकपल यंत्र। ठीक है, इसको देखिए, इसको हम यहाँ पर सीबेक यंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पर इसको सीबेक यंत्र भी कहा जाता है। सीबेक, क्योंकि जो वैज्ञानिक थे इसकी खोज करने वाले, उनका नाम क्या था, सीबेक। ठीक है, हिंदी में इसको ताप युग्म यंत्र भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में आ जाए ताप युग्म यंत्र तो उसकी कार्यप्रणाली आपको इस प्रकार से बताना है कि क्या क्या उसमें चीजें होती हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा है, यहाँ पर देखिए जो डायग्राम बनाया हुआ है ये है हमारे थर्मोकपल विधि का। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे ये जो दिख रही है आपको 1 और 2, ये है द्विधात्विक पत्ती। कौन सी पत्तियां हैं, द्विधात्विक, मतलब कि दो अलग अलग धातुओं से बनी हुई पत्तियां हैं। ठीक है, इसमें देखिए एक जो यहाँ पर ये पत्ती होती है, ये होती है मान के लिए आयरन की हो सकती है, यानी कि लोहे की, या तांबे की भी हो सकती है। किसकी, तांबे की हो सकती है। और एक है हमारी यहाँ पर मिश्र धातु की। किसकी है, मिश्र धातु की है, जिसको नाम है कॉन्स्टेंटिन धातु। इसमें तांबा और टीन का मिश्रण होता है। जो तांबा होता है 55% और 45% इसमें टीन होता है। ठीक है, देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों पत्तियां एक ही धातु की भी तो बनाई जा सकती थी। नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो थर्मोकपल की विधि है, ये जो मापन यंत्र है, यहाँ पर कार्य करता है इन दोनों के ताप के अंतर के अनुपात में। ठीक है, इन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए। अगर मान के चलिए मैं यहाँ लोहे की दोनों ही पत्तियां अगर उपयोग कर लूंगा तो दोनों का टेम्परेचर एक समान होगा, तो मुझे यहाँ पर कोई वोल्टेज में कुछ अंतर ही नहीं मिलेगा। तो मुझे यहाँ से कैसे इसका मापन कर पाऊंगा, कैसे मैं कोई वोल्टेज या कोई धारा का
यहाँ पे प्रवहन कर पाऊंगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर अलग अलग धातुओं की बनी हुई पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जैसे ही मैं इसको लोड से संयोजित करता हूं, किससे, लोड से संयोजित करता हूं इस धात्विक पत्तियों को, ठीक है, इस मीटर को, तो यहां पर सबसे पहले क्या होता है, लोड के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा होता है। क्या लगा होता है, रेजिस्टेंस लगा होता है। यही रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा हीटिंग कॉइल का कार्य करता है। काय का, हीटिंग कॉइल, इनके जोड़ों को यहाँ पर गर्म करने के लिए। ये दिख रहा है आपको, ये गर्म जोड़ कहलाते हैं, ठीक है, ये वाले, और इनको हम ठंडे जोड़ बोलते हैं, जहां पर ये ठंडा होता है। ठीक है, एक तरफ गर्म होगा एक तरफ ठंडा होगा, तभी जाकर तो इनके विभवांतर में या इनकी ऊष्मा में अंतर हमें प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, इसमें अंतर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं लोड में यहाँ पर सप्लाई देता हूं, तो इस रेजिस्टेंस के माध्यम से ये इसके जो ये बिंदु हैं, जो जॉइंट हैं, ये गर्म होंगे। ये गर्म होंगे तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि अधिक गर्म से कम गर्म की ओर ऊष्मा प्रवाहित होगी। ठीक है, अधिक से कम की ओर, अधिक से कम की ओर होगी। तो यहाँ पर देखिए, मान के चलिए ये वाली जो है अधिक गर्म हो रही है, तो अब इसमें ऊर्जा ट्रांसफर कहाँ होगा, इसमें ऊष्मा ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कौन सी प्रक्रिया होती है, यहाँ पर अब हमारा जो वोल्टेज उत्पन्न हो गया, क्या उत्पन्न हो गया, यहाँ पर वोल्टेज उत्पन्न हो गया। वो वोल्टेज जो होता है, एक बार और ध्यान रखना आपको, ये 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका उपयोग किया जाता है। 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको गर्म किया जाता है कॉन्स्टेंटिन धातु को। ठीक है, तो इसमें जो अंतर पैदा होता है, वो अंतर के कारण एक बहुत कम मात्रा में डीसी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होती है, डीसी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये जो प्रभाव इफेक्ट यहाँ कहलाता है क्या, पीजो, इसको क्या बोलेंगे हम, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रभाव, इसी कारण से जो विभवांतर हमें प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, पीजो ईएमएफ। कौन सा प्राप्त होगा, पीजो ईएमएफ। ये एक प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है जो इस पर कार्य करता है। ठीक है, इसके माध्यम से हमें जो ईएमएफ प्राप्त होगा वो होगा पीजो ईएमएफ। ठीक है, अब देखिए आगे की प्रक्रिया क्या होती है, यहाँ पर बहुत कम मात्रा में डीसी प्राप्त हुई। अब वो डीसी क्या होगी, यहाँ पर ये लगा रहता है माइक्रो वोल्ट मीटर, मिली वोल्ट मीटर, सॉरी, कौन सा, मिली वोल्ट मीटर। ठीक है, मिली वोल्ट मीटर। ये मिली वोल्ट मीटर क्या करता है, जब इसमें हम डीसी प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर ये मूविंग कॉइल यंत्र है। कौन सा है, मूविंग कॉइल। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, वही मूविंग कॉइल यंत्र काय पे कार्य करता है, डीसी पर कार्य करता है। तो जब इसमें डीसी प्रवाहित होगी तो ये इसकी ऊष्मा को विभवांतर के रूप में इसमें इंगित करता है। क्योंकि यहाँ पर मुझे करंट क्योंकि ये जो विधि होती है सिर्फ करंट नापने के लिए ही प्रयोग की जाती है, तो यहाँ पर हम ये एक एम्पियर मीटर के हिसाब से इसको उपयोग करते हैं, जो इसके, और याद रखिएगा जो उत्पन्न विभवांतर है वो इसके गर्म और ठंडे होने के अनुपात में होता है। ठीक है, जितना अधिक ये गर्म होगी उतना अधिक विभवांतर हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। और दूसरी चीज, यहाँ पर जो ऊष्मा, देखिए यहाँ पर ऊष्मा बल हो गई आई स्क्वायर आर के हिसाब से, यानी कि जो प्रतिरोध का जो तापमान होगा वो प्रतिरोध के वर्ग के अनुपात में घटता बढ़ता है। ठीक है, जो करंट यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है आई स्क्वायर आर के हिसाब से यहाँ पर ऊष्मा का परिवर्तन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि देखिए P इजिकल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। यहाँ पे वोल्टेज बिल्कुल बहुत नाम मात्र ही पैदा होता है, इसलिए हम इस वोल्टेज को निगलेक्ट करते हैं। V इजिकल टू आई आर होता है, आर इंटू आई, तो यहाँ पर आई स्क्वायर आर हो गया, P इजिकल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, P का मतलब हो गया यहाँ पर टेम्परेचर या तापमान, यहाँ पर बल का कार्य करता है, तो ये आई स्क्वायर आर, मतलब ये इसके वर्ग के हिसाब से, वर्ग के अनुपात में घटता बढ़ता है यहाँ पर टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम फिर पाठ्यांक यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि इसमें कितने मिली एम्पियर की यहाँ विद्युत धारा बह रही है। तो इसमें इस मीटर के माध्यम से लगभग 15 मिली वोल्ट का विभवांतर यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट इंडिकेट करते हैं एम्पियर मीटर के हिसाब से। जो टेम्परेचर होता है उसको विभवांतर में चेंज होता है, और वहां पर उस प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर इसको हम यहाँ पर एम्पियर में उसका पाठ्यांक पढ़ते हैं। तो ये होती है हमारी थर्मोकपल विधि में। आपको ये याद रखना है कि इसमें द्विधात्विक ये पत्ती होती है, इसका ये जो इनको दोनों को जोड़ा जाता है, यहाँ पर इनको दोनों को अलग रखा जाता है। ठीक है, ये पत्तियां जो होती है तांबे की या पीतल की बनाई जाती है, जिसमें इनको कस दिया जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस होता है, सीरीज में जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर एक मान के चलिए आयरन की पत्ती हो गई,
दूसरी हमारी कॉन्स्टेंटन धातु, उसमें तांबा और टीन होता है, ठीक है। 15 मिली वोल्ट का यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न होता है जो कि बहुत नगण्य होता है, ठीक है। इसलिए हम डीसी का ही उपयोग, करंट का ही पाठ्यांक यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें यही वही यंत्र हमारा ये हो गया मूविंग कॉइल यंत्र, ठीक है। ये विद्युत के कौन सा प्रभाव है उष्मा का, ये सीबेक प्रभाव है, ठीक है। सीबेक प्रभाव के ऊपर कार्य करता है। यहाँ पर हमें पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव देखने को भी मिलता है, ठीक है। और जो ईएमएफ पैदा होता है वो कौन सा होता है, पीजो ईएमएफ पैदा होता है। इस यंत्र का उपयोग देखिए एसी और डीसी, देखिए क्या होता है, एसी और डीसी दोनों प्रकार की विद्युत धारा को नापने के लिए किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, क्योंकि जो तापमान होता है वो किसी भी वोल्टेज या करंट के परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए इसका उपयोग हम एसी और डीसी दोनों प्रकार की विद्युत धारा को नापने के लिए कर सकते हैं। इसका उपयोग कभी भी वोल्ट मीटर या वोल्टेज को नापने के लिए नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में वोल्टेज उत्पन्न होता है। यहाँ पर सिर्फ हमें डीसी धारा ही या डीसी वोल्टेज ही यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी थर्मोकपल विधि या फिर इसको सीबेक प्रभाव भी कहते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है ये चीज, थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। जिस नाम से भी आ जाए, थर्मो जहां पर नाम आ जाए वहां पर आप समझ जाना कि भैया ये इसके बारे में ही यहाँ पर पूछ रहा है। तो आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस कहाँ लगा होता है, किस धातु की पत्तियां लगी होती है, ठीक है। मिली ये वोल्ट मीटर कहाँ पर लगाया जाता है, सब चीज आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम अपने अगले यंत्र के बारे में जिसका नाम है हॉट वायर यंत्र, ठीक है। हॉट वायर यंत्र, देखिए नाम आप याद रखिएगा, हॉट वायर यंत्र के सिद्धांत पर भी कई प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। ये चीज जनरली हमें याद होना चाहिए। बस बहुत ही सरल विधि है, इसमें कोई ज्यादा हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है। ये जितनी भी विधियां हैं लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती ही होती हैं। थोड़ा बहुत ही अंतर हर विधि, जो कॉइल हमारी होती है, जो मूविंग कॉइल यंत्र, मूविंग आयरन यंत्र है, उसी के आधार पर ही ये सब चीजें होती हैं। देखिए हॉट वायर यानी कि गर्म तार, देखिए जब कोई तार को गर्म किया जाता है, जब किसी तार को विद्युत धारा इसमें अगर दी जाती है तो ये तार क्या होता है, गर्म हो जाता है। क्या होता है, तार गर्म होता है तो उसका प्रतिरोध या लंबाई भी बढ़ती है। देखिए जब तार गर्म होता है तो उसकी लंबाई भी बढ़ती है। तो यहाँ पर इस यंत्र में तार के उसी गुण का फायदा उठाया गया है। कौन से गुण का, कि विद्युत धारा इसमें करने पर विद्युत धारा देने पर इसके जो तापमान में वृद्धि होती है, गर्म होने के कारण जो लंबाई में वृद्धि होती है, यहाँ पर इस तार के उसी गुण का फायदा उठाकर ये यंत्र तैयार किया गया है, ठीक है। देखिए किस प्रकार से, जैसे मान के चलिए यहाँ पर में कोई तार है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा जो होगी वहां पर सीधे सीधे किसके किसके अनुक्रमानुपाती होगी, उष्मा के, ठीक है। अब जैसे ही उसमें उष्मा बढ़ी वो किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, लंबाई के, यानी कि उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। और कुल मिलाकर इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हमारी जो विद्युत धारा होती है, ठीक है, हमारी जो विद्युत धारा होती है वो लंबाई के सीधे समानुपात में हो गई। यानी कि विद्युत धारा बढ़ेगी तो लंबाई का मान और बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर उष्मा बढ़ रही है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा अपन। अब बात करेंगे हम इसके मेन टॉपिक पर, ठीक है, कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। देखिए इसमें जो भाग होते हैं उनके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहला भाग आपको यहाँ पर ए और बी एक तार दिख रहा है, ठीक है। ये तार यहाँ पर है, ये इसका समायोजक पेंच है। कौन सा पेंच कहते हैं इसको, समायोजक, यानी कि यहाँ से तार को ढीला और टाइट किया जाता है। समायोजक पेंच होता है जिससे कि तार को यहाँ पर अच्छा बढ़िया कस करके और छोड़ दिया जाता है, यानी कि इसको यहाँ से ढीला और कसा जाता है, ठीक है, ढीला किया जाता है। यहाँ पर इसका स्रोत वोल्टेज होता है जहां से हम इसको एसी या डीसी दोनों दे सकते हैं। देखिए एसी और डीसी क्यों दे सकते हैं, क्योंकि जो उष्मा की मात्रा या उष्मा का जो मान होता है वो धारा परिवर्तन की दिशा से प्रभावित नहीं होता है। आप इस तार को डीसी से भी गर्म कर सकते हैं, इसको एसी से भी गर्म कर सकते हैं। इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा या उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये तार हो गया हमारा, ठीक है। इस तार के यहाँ सी से लेके ई, ये जो एक तार दिख रहा है आपको सी से ई, ये एक तार यहाँ पर कौन सा होता है, फास्फर ब्रांज का होता है। किसका होता है, फास्फर ब्रांज। ये धातु हमने पढ़ी है कहीं ना कहीं, आपको अगर याद आ रहा हो, आपने वीडियोस को अगर अच्छे से देखा है, पढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि फास्फर ब्रांज क्या होता है। ये एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, धातु होती है
प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है जो चुंबक के द्वारा चुंबकित नहीं होता लेकिन विद्युत धारा का बहुत अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, फास्फर ब्रांच। तो ये देखिए यहाँ से सी से लेकर यहाँ पर एक सपोर्टिंग तार लगा दिया जाता है और यहाँ पर इसके इसी तार के बीच में एक रेशमी धागा बांधा जाता है। ये क्या बांधा गया है? ये रेशमी धागा। यहाँ पर क्या होता है? एक रेशमी धागा किस प्रकार से बांधा जाता है? ये जो डिस्क, ये जो आपको स्पिंडल दिख रहा है ना, इससे घुमा करके एक बार इसको यहाँ से और स्प्रिंग के माध्यम से इस आधार ई पर यहाँ पर लगा दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, यहाँ पर ये गोल एल्यूमिनियम की डिस्क होती है। काय की? एल्यूमिनियम की ये डिस्क होती है, एल्यूमिनियम की डिस्क होती है जो कि एक स्थायी चुंबक के संपर्क में रहती है। ठीक है, कहाँ रहती है? स्थायी चुंबक के संपर्क में रहती है। अब देखिए हम इन सब की कार्यप्रणाली समझते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट इस वायर में देता हूं, ध्यान समझना, जैसे ही मैंने इसमें करंट दिया, इसकी लंबाई में क्या होगी? ठीक है, वृद्धि होगी। वृद्धि होगी मतलब ये लंबाई यहाँ पर बढ़ेगी तो ये तार क्या होगा? यहाँ पर से ये थोड़ा हल्का सा ढीला हो जाएगा। क्या होगा? तार यहाँ पर ढीला होगा। तो ये जो बिंदु उठ के कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि ये जो सपोर्टिंग तार है और ये जो धागा लगा है, इसके द्वारा इसको खींच लिया जाएगा। क्या किया जाएगा? इसको यहाँ पर खींच लिया जाएगा। जब इसको यहाँ पर खींचा जाएगा तो ये स्प्रिंग के द्वारा कसा जाएगा। यहाँ पर ये धागा लगा हुआ, ये भी इसको खींचेगा अपनी तरफ। जब ये इस तार को अपनी तरफ खींचेगा तो ये नीचे की तरफ स्प्रिंग से सटा हुआ है, तो यहाँ पर लगा संकेतक क्या होगा? डिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा? डिफ्लेक्ट करेगा इस तरफ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जैसे ही इसने खींचा, ये डिफ्लेक्ट किया। अब यहाँ पर क्या होता है? अवमंदन दोष होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर धागा है। धागा कितना पतला होता है? रेशमी धागा बिल्कुल पतला होता है, वो सुई को ऐसे ऐसे हिला सकता है। ठीक है, और ये फास्फर ब्रांच का जो तार होता है ये भी बहुत महीन तार होता है। ठीक है, तो इस दोष को दूर करने के लिए अवमंदन प्रणाली मैंने पढ़ाई थी आपको। अवमंदन प्रणाली के लिए यहाँ पर ये डिस्क लगाई जाती है जो कि एडी धारा के कारण अवमंदन का कार्य करती है। मैं बताया था एडी धारा करंट क्या होती है। ये स्थायी चुंबक यहाँ पर है, यहाँ पर एफडी से दे रहा हूं तो दोनों की फलस्वरूप ये डिस्क घूमेगी और यहाँ पर ये अवमंदन प्रणाली का कार्य करेगी, यानी कि इस संकेतक को एक स्थान पर स्थिर रखेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया यहाँ पर चलती है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस यही समझने के लिए था कि जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की, तार ढीला हुआ, तार इस सपोर्टर तार ने इसको खींचा, यहाँ पर धागे के माध्यम से भी खींचा जाएगा, जिससे क्या होगा? ये जो है डिफ्लेक्ट करेगा और इसका डिफ्लेक्शन उत्पन्न हुई धारा, ये ऊष्मा की मात्रा पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना अधिक मैं इसको गर्म करूंगा वो उतना अधिक ही ढीला होता जाएगा वो तार। ठीक है, उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। अब देखिए दोनों तरफ से कसा हुआ है तो भाई इसके उधर तो भागेगा नहीं, इधर तो आएगा नहीं, कहाँ लटकेगा? वो तार इस प्रकार से यहाँ पर झूलेगा और जितना झूलता जाएगा ये उतना ही डिफ्लेक्ट होगा। यानी किसके कारण हो रहा है ये सब? ये ऊष्मा के कारण हो रहा है। ऊष्मा डायरेक्ट किसके समानुपात में है? विद्युत धारा के सीधे समानुपात में ऊष्मा होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए परिवर्तन जो होता है I स्क्वायर आर टी के हिसाब से होता है। ठीक है, यहाँ पर जो ऊष्मा का जो उत्पन्न होती है वो धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, इसीलिए ये पैमाना जो होता है ये अनुपातिक नहीं होता। ठीक है, ये पैमाना अनुपातिक नहीं होता। ठीक है, नहीं होता है, यह ध्यान रखना, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। देखिए यहाँ पर पहले सघन होता है और बाद में फिर ये क्या हो जाता है? फैला हुआ हो जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इसको अनुपातिक हम पैमाना नहीं कहते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर ये गैर अनुपातिक पैमाना या अरेखिक पैमाना होता है। तो ये होता है हॉट वायर यंत्र। इसका उपयोग भी क्या होता है? जो हाई फ्रिक्वेंसी करंट होती है ना, हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी करंट, हाई फ्रिक्वेंसी धारा को मापने के लिए भी यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हॉट वायर यंत्र, तो यहाँ पर तापमान का भी मान हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, बस पैमाने के ऊपर जैसे एम्पियर लिख दो। ये वोल्टमीटर के लिए प्रयोग नहीं होता है, याद रखना। और विभवांतर इसमें वोल्टमीटर का तो उपयोग इसमें कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है ना सीधे डायरेक्ट। तो वोल्टेज तो बहुत नाम मात्र के लिए ही होती है, क्योंकि यहाँ पर तार को क्या चाहिए? धारा ज्यादा चाहिए होता है, क्या करंट चाहिए होता है, इसलिए ये वोल्टमीटर में उपयोग नहीं होता। ये एम्पियर मीटर को उपयोग कर सकते हो आप, इसको तापमान को नापने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये सब इसकी कार्यप्रणाली होती है, ये बात आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा हॉट वायर यंत्र, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत सिंपल है, 3-4 चीजें ही इसमें उपयोग की जाती
है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें तो यंत्र आता है उसको हम कहते हैं टोंग परीक्षक यंत्र या टोंग टेस्टर। ठीक है, आजकल सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला जो यंत्र है वो यही है, धारा के मापन के लिए बहुत सटीक मापन देता है। ये एक ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है? ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करता है। देखिए ये आपको यहाँ पर चित्र में दिख रहा है। ठीक है, ये है टोंग टेस्टर। इसको हम क्या कहते हैं? टोंग टेस्टर कहते हैं, जिसका उपयोग विद्युत धारा के डायरेक्ट बिना किसी इंसुलेशन, किसी तार को छिले हुए हम धारा के मान को यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये क्लिप दिख रहा है ऊपर, जो ठीक है, जो बिल्कुल खुला हुआ है ऊपर से। इसके अंदर हम जब तार को, इस क्लिप को खोल करके तार के ऊपर से ही हम विद्युत धारा के मान को ज्ञात कर सकते हैं कि इस तार में कितने लोड का एम्पियर यहाँ पर जा रहा है, कितने एम्पियर का लोड इस करंट धारा में या इस तार में बह रहा है। ठीक है, उसको हम कहते हैं टोंग टेस्टर। ठीक है, देखिए मान के चलिए ये एक वायर है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने इस टोंग टेस्टर को जैसे ही लगाया तो यहाँ पर देखिए जो ये तार होगा ना, जो ये तार होगा ये इंसुलेशन वाला ही है। तो ये क्या करेगा? ट्रांसफार्मर की तरह मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये जो वायर होगा ये इसकी प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग की तरह कार्य करेगा। काय की तरह कार्य करेगा? प्राइमरी वाइंडिंग की। और जो टोंग टेस्टर है वो टोंग टेस्टर इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग की भांति कार्य करेगा। ठीक है, तो ये याद रखना आप कि ये जो टेस्टर होता है ये फेराडे के म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा? फेराडे का, ये लिख लेना आप, फेराडे का म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ये टोंग टेस्टर कार्य करता है। ठीक है, इसका जो तार, जिसकी हमें धारा नापनी होती है वो तार हमारा प्राइमरी वाइंडिंग का कार्य करता है, और जो टेस्टर होता है मेरा टेस्टर, टोंग टेस्टर, वो सेकेंडरी वाइंडिंग का कार्य करता है। जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न वहां पर हो जाता है, जिसके कारण वहां पर जो हमारी डिवाइसेस होती है वो कार्य करना चालू कर देती है, जिससे हमें उसकी एलसीडी स्क्रीन पर धारा का एक सटीक मान हमें वहां पर प्राप्त हो जाता है। तो टोंग टेस्टर बिना किसी तार के इंसुलेशन निकाले हुए, कोई सी लीड लगाए हुए, किसी प्रकार का कोई कनेक्शन करे हुए, हमें डायरेक्ट ही ऊपर से बहुत ही सुविधाजनक तरीके से हमें यहाँ पर करंट का मान एम्पियर में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टोंग टेस्टर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वैद्युतिक मापन का चैप्टर जो होता है वो समाप्त होता है। इस चैप्टर के जितने भी मीटर्स थे, जितने भी यंत्र थे, जो भी प्रणालियां थी, जो भी यहाँ पर प्रणाली हमने पढ़ी है, इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में जो वीडियो बनाने वाला हूँ या इससे इन सभी चैप्टर, जो मैंने 4 चैप्टर बनाए हुए हैं इस चैप्टर के, इन सभी से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी मैं बहुत जल्द ही इसमें अपलोड करूंगा, जिसको आपको बिना देखे ही सॉल्व करना है। यानी मेरे उत्तर देने से पहले ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। उस तभी तो समझेंगे कि हमने कितना पढ़ा है और कितना अभी पढ़ना हमें बाकी है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप वीडियो को देखेंगे वैसे वैसे ही आपको समझ में आता रहेगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, और किस प्रकार से हम इस प्रश्नोत्तरी के सही हल बता सकते हैं, सही ऑप्शन पर टिक मार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय भारत, जय हिंद।